Hello guys, here we will be solve the question paper of AAI ATC 2023 का है और ये शिफ्ट 1 का है। इसमें अपन कवर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के अपन जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे। एक होता है रीजनिंग और एक होता है एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे अपन एप्टीट्यूड का करेंगे जिसमें थोड़ा रिलेटिवली मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो पूरा एप्टीट्यूड का पोर्शन कवर करेंगे 2023 का। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये कहा गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर और स्पेयर आर इक्वल। तो अपन को कहा गया है जो कर्व सरफेस एरिया मतलब सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सी एस ए ऑफ स्पेयर दोनों इक्वल हैं, है ना। इनके दोनों के सी एस ए इक्वल्स हैं। एंड रेडियस ऑफ द स्पेयर एंड सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ स्पेयर दी हुई है, रेडियस ऑफ स्पेयर जो दी हुई है वो दी हुई है 2 और सिलेंडर की रेडियस जो दी हुई है, सिलेंडर की जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 3, ओके रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। और अपन से पूछा हुआ है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए पूछा हुआ है। सिलेंडर का सी एस ए नहीं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया मतलब टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। आई होप आप जानते हैं सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अपन ये जानते हैं सी एस ए ऑफ ए सर्क्यूलर सिलेंडर। तो सी एस ए ऑफ सर्क्यूलर सिलेंडर होता है, सी एस ए ऑफ सर्क्यूलर सिलेंडर जो है वो अपना होता है 2πr/h। ओके, ये अपन से पूछा हुआ है टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर और ये कुछ डेटा दिया हुआ है ना। तो सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πr/h और सी एस ए ऑफ स्पेयर वो होता है, स्पेयर जो होता है वो होता है 4πr²। और अपन से पूछा हुआ है टी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr/h+r, h+r। एच यहाँ पे हाइट है, आर यहाँ पे रेडियस है, ये सब रेडियस है, एच हाइट है। पाई की वैल्यू अपन जानते ही हैं 22/7 होती है, 22/7 या फिर 3.14 है ना। ठीक है, तो इसने अपन से कहा है सी एस ए ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर और सी एस ए ऑफ स्पेयर इक्वल है। तो मैं ये कह दूँ कि ये 2πr, मैं इसकी जो सिलेंडर की रेडियस है वो सी से डिनोट कर रही हूँ, जो सिलेंडर की हाइट है वो एच से डिनोट कर रही हूँ। तो मतलब जो सी एस ए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर है वो 2πr/h/r/c और मतलब सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट। और क्वेश्चन में कहा हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर और सी एस ए ऑफ स्पेयर, मतलब सर्कुलर सिलेंडर और स्पेयर की सी एस ए इक्वल है। तो ये तो हो गई अपनी सी एस ए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सी एस ए ऑफ सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πr/h, तो ये 2πr/h सिलेंडर का ये हो गया। और स्पेयर सी एस ए ऑफ स्पेयर इक्वल है तो 2π, ये आर ये हो गया अपना स्पेयर, स्पेयर 2πr²। तो ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ अपन को। तो यहाँ से मुझे कुछ रिलेशन मिल जाएगा। ओके, और एक और चीज़ में ये है कि रेडियस ऑफ स्पेयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर मुझे दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर जो है रेडियस ऑफ आर एस, रेडियस ऑफ स्पेयर 2 है और रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 है। ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 2π, इसकी वैल्यू डाल दी 3/h इक्वल्स टू 4π, रेडियस ऑफ स्पेयर वो हो गई 2 × 2, ये हो गई 16π इज इक्वल्स टू 6π/hc। hc जो हो गया अपना hc हो गया है अपना, पाई कैंसिल हो जाएगा, 16/6 इसको मैं 16 3/8 तो 8/3 hc जो आएगा वो वैल्यू आएगी 8/3। आई होप मैंने बस कुछ नहीं किया है, मैंने सी एस ए ऑफ सिलेंडर और सी एस ए ऑफ स्पेयर को इक्वल कर दिया क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। सी एस ए ऑफ सिलेंडर मेरे को रेडियस ऑफ सिलेंडर मुझे 3 दी हुई थी, रेडियस ऑफ स्पेयर मुझे 2 दिया हुआ था, तो मैंने बस वैल्यूज़ पुट कर दी, आर सी की जगह 3 रख दिया, आर एस की जगह 2 रख दिया।
और मैंने यहाँ से एक सिलेंडर की हाइट मुझे पता चल गई है, और मुझे ये पता है, मुझसे पूछा गया था TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और मैंने ये कहा TSA ऑफ सिलेंडर। और TSA ऑफ सिलेंडर मैंने यहाँ पे आपको बताया था 2πr H+r होता है। क्या होता है? 2πr H+r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, होता है 2πr। तो ये सब सिलेंडर की रेडियस आएगी यहाँ पे, सिलेंडर का ही आएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr H+r। ठीक है, तो 2π RC कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? RC अपन को दिया होता, सिलेंडर रेडियस की सिलेंडर दी हुई थी 3, तो यहाँ पे आ गया 3। H रेडियस अभी अपन ने निकाला था, वो आया 8/हाइट अपन ने निकाली थी 8/3 प्लस RC रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है? वही 3 दिया हुआ है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा, वो हो गया 6π, यहाँ पे 9 8 + 3 हो गया, एंड ये कुछ हो गया 17π 6/3, राइट। और ये 3 2 तो ये हो गया 34π, इसका आंसर हो गया 34π। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ से ये मैंने 3 से 2 को काट दिया है, 3 से 6 को काट दिया है, सॉरी। तो क्या हुआ, देखिए ये क्वेश्चन वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। मुझे दिया हुआ था CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर और CSA ऑफ स्पेयर इक्वल है। रेडियस ऑफ स्पेयर 2 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3 है, और मुझसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा गया था। तो ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता है CSA ऑफ सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πRH, CSA ऑफ स्पेयर होता है 4πr², TSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr H+r। पाई की वैल्यू कुछ ये होती है, ये अपन को पता होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में मुझे दिया होता CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर और CSA ऑफ स्पेयर, तो मैंने CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि 2πRH होता है वो, और CSA ऑफ स्पेयर मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। और यहाँ से मेरे को सिलेंडर की रेडियस दी हुई थी, सिलेंडर की स्पेयर दी हुई थी क्वेश्चन में ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दी हुई थी, तो मैंने उनको पुट कर दिया और सिलेंडर की हाइट पता कर ली। सिलेंडर की हाइट मेरे पास आई 8/3। सिलेंडर की हाइट जब आई तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना था, ये मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था, और वो मुझे पता है 2πr H+r होता है। तो मैंने 2πr H+r, H अभी निकाला था 8/3, सिलेंडर मुझे रेडियस ऑफ सिलेंडर मुझे पहले ही दिया हुआ था, वो था 3, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, उसे सॉल्व किया और मेरे को लास्ट में मिला 34π। तो यही आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ऑप्शन में था 34π, वो अपन को टिक करना था। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। CSA ऑफ सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πRH, CSA ऑफ स्पेयर होता है 4πr², TSA ऑफ मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr H+r। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, just wait, okay, the second question is so second question ये कह रहा है 2 men of the either side of the temple of 40 मीटर हाइट। सो एक टेम्पल है 40 मीटर हाइट का, उसमें कहा गया है कि दोनों साइड मैन खड़े हुए हैं, एक यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, एक इंसान यहाँ पे भी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सो यहाँ पे 30 डिग्री से एक एंगल बना रहा है, मतलब ये जो ग्राउंड और ये जो टावर का जो पीक है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग ही यही है, और जब ये डिप्रेशन लिखा होता है तो वो नीचे की साइड से एंगल बना रहा होता है। यहाँ पे ये एंगल इस तरीके से बना रहे हैं 30 डिग्री, मतलब जो टावर और ग्राउंड से जो एंगल हो रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है। तो दोनों साइड मैन खड़े हुए हैं, दोनों एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री इसका बना रहे हैं। सो देन वी हैव टू बी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मैन इन द मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये मुझे मीटर में फाइंड करनी है, कितना है ये डिस्टेंस।
ओके, तो मुझे कहा गया है कि एक टावर है जो 40 मीटर का है, दोनों साइड मैन खड़े हुए हैं, दोनों 30-30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और मुझे ये दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। एक फॉर्मूला होता है, इसको जनरली हम लोग ऐसे याद करते हैं, पीले बेटा पीले, हरी हरी बॉटल। जो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टैन के लिए होता है। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये अगर एक ट्रायंगल है ना, तो ये क्या हुआ, ये वाली हाइट, ये ट्रायंगल हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पे मुझसे कहा गया है मुझे फाइंड करना है बेस। तो मेरे को ऐसी जगह ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी ना जिसमें परपेंडिकुलर तो मेरे को पता ही है, बेस मुझे फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस जहाँ पे हो वो वाला मैं यूज़ करना चाहूँगी। तो यहाँ पे क्या है, टैन, टैन जब होता है टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर है अपना 40, बेस अपन को निकालना है कि ये कितना है, ये वाला, ये बेस में देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही आएगी। तो बेस टेन थीटा जो ये है, टेन थीटा वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर तो 40 है, बेस मुझे निकालना है, और यहाँ पे ये टेन थीटा जो एंगल हो गया वो 30 डिग्री हो गया। टेन थीटा जो अपनी वैल्यू होती है, टेन थीटा जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो यहाँ पे ये √3 है बेसिकली 40/b, b की जो वैल्यू है, सॉरी tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, आई एम सॉरी 1/√3। तो बेस जो होगा वो अपना होगा बेसिकली, बेस हो जाएगा 40√3 बेस, हाँ मैंने सही किया ना, 40√3, या बेस हो जाएगा अपना 40√3। इसी तरीके से इस एंगल में वही सेम चीज़, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस मुझे यहाँ पे निकालना है और ये हाइपोटेनियस है। तो अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगी tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है और tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मुझे पता है यहाँ पे कितना है 40 और बेस मुझे निकालना ही है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 40 हो गया, बेस मुझे ये निकालना है तो मैंने बेस का बेस लिख दिया, और ये 1/√3 होता है tan 30 डिग्री एंड 40/b। तो अगेन जो ये वाली सेकंड वाला बेस है, मतलब इसको मैं B2 रख लेती हूँ और इसको B1 रख दूँ, तो अगेन वही मुझे आ जाएगा 40√3। तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है टू मैन के बीच की, तो ये वाली 40√3 आई, ये वाली 40√3 आई, तो कुल मिला के मैंने क्या कर दिया, B1 + B2 जो पूरी बेस की डिस्टेंस है 40√3 + 40√3 जो कितना हो गया 80√3, राइट। तो ये ऑप्शन में अपने आंसर होता है, तो ये 80√3 इसका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के कुछ नहीं किया, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, ये जो tan थीटा ये अपन को याद होना चाहिए, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मुझे अब यहाँ पे क्या है, मैंने अगर ये एंगल देखूँ, ये ट्राइंगल देखूँ, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसके हिसाब से ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। मुझे परपेंडिकुलर और बेस के साथ डील करना था, तो मैंने tan थीटा ले लिया, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो tan 30, परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ था 40, मतलब ये जो हाइट दी हुई थी ये 40 दी हुई थी, और बेस की वैल्यू आ गई 40√3। तो बस कुछ नहीं किया, बेस को इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और दोनों ट्रायंगल्स को ऐड ऑन कर दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, और tan थीटा की, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए दोनों। ओके फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपन से कह रहा है, जस्ट वेट, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढ लूँ। Okay, so question is, if the root
मतलब इस इक्वेशंस के एक इक्वेशन दी हुई है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। देन ए बी सी किस में है, ए पी में है, जी पी में है, एच पी में है, या फिर ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, मतलब थ्री का स्क्वायर। तो मतलब अपन को ये बताना है एच पी में है, जी पी में है, या फिर एच पी में है। ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जी पी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एच मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पहली बात तो ए पी, जी पी और एच पी के कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ए पी कब बनता है, जब टू बी इक्वल्स टू ए सी होता है। और जी पी कब बनता है, जी पी होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है तब। और एच पी होता है जब 1/2b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c होता है। तो ये तीनों अपन को पहले तो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, है ना। अब पहली बात इसने कहा है रूट्स आर इक्वल। पहले अभी क्वेश्चन पे आते हैं, फिर धीरे धीरे बात करते हैं। तो इस जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। तो ए बी सी किस में है, ए पी में है, जी पी में है, या फिर एच पी में है। और मैंने कहा है अगर ए पी में होंगे तो टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस सी होगा। और अगर जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा, और एच पी है तो 1/2b इक्वल्स टू ए 1/a प्लस 1/c होगा। ओके, तो ये कंडीशंस होंगी। एच अगर ये चीज़ अगर टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी आ जाता है तो मतलब ए पी में है, जी पी में है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और नहीं तो एच पी के लिए दूसरी वाली। ठीक है, अब अपन देखते हैं रूट्स आर इक्वल। जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है। तो एक मेथड तो ये है, मैं इसमें ना एक बार 1 ट्राई करती हूँ। अगर मैं 1 रखूँ, x इक्वल्स टू 1 रखूँ, मतलब मैंने कहा कि x जो रूट्स हैं तो अल्फ़ा भी 1 है और बीटा भी 1 है, मतलब दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दोनों रूट इक्वल है। और मैंने कह दिया कि ये लेट्स अज्यूम कि ये 1 है। तो एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ। जब मैंने इसको देखा ना तो आपको दिखेगा, अगर मैं इसको 1 करूँ ना, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दिया, प्लस बी सी माइनस ए बी, एक्स इक्वल्स टू 1 है ना यहाँ पे भी, और यहाँ पे हो जाएगा सी ए माइनस सी बी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये एक्स इक्वल्स टू 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है, क्योंकि देखिए ना 0 इक्वल्स टू 0, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब इस इक्वेशन के तो रूट ही 1 है, मतलब जो दोनों रूट्स की बात की गई है रूट्स आर इक्वल, वो तो रूट्स 1 है। तो देखिए आपको ये पता होगा क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन पहले कैसी होती है, पहले तो यही पता होना चाहिए। जब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी होती है तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। इसमें जो अल्फ़ा और बीटा, ये रूट्स की बात हो रही है, अल्फ़ा एक रूट है, बीटा एक रूट है, वो हमेशा सेटिस्फाइड करता है माइनस बी अपॉन ए को, माइनस बी अपॉन ए को। यहाँ पे ए ये है, बी ये है, और यहाँ पे माइनस का साइन भी आता है, ये प्लस में है तो भी माइनस का साइन यहाँ पे आता है। अल्फ़ा बीटा जो होता है मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो होता है सी अपॉन ए। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए और एक ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके फाइन। और मैंने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे ना x इक्वल्स टू 1 है, रूट जो है वो 1 है। तो मैं एक बार जस्ट मैं एक बार पेपर्स थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ओके फाइन। तो बात ये हुई थी कि ये इक्वेशन है, रूट्स हैं ए पी जी पी, और ये जो बताना है मैंने बताया ए पी के लिए ये है कंडीशन, बी के जी पी के लिए ये है, एच पी के लिए ये है। और मेरे को पता चला कि x इक्वल्स टू 1, ये तो रूट ही x इक्वल्स टू 1 है, मेरे को तो रूट ही पता चल गया। और क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए हमेशा ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो इनके रूट्स हैं दोनों को ऐड किया जाए तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होते हैं। ओके फाइन। तो अब मैंने क्या कहा था कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना वो माइनस बी अपॉन ए के होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। और मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पे तो ज़रा एक बार लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स
प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड में सी वेट इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी हुई थी और मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये रूट्स। अब यहाँ पे मुझे पता चला था जो x इक्वस टू 1 है ना वही रूट्स हैं, तो मतलब अल्फा इक्वस टू 1 भी रूट है, बीटा इक्वस टू मतलब अल्फा और बीटा क्या होता है, रूट्स ही तो होते हैं। तो अल्फा इक्वस टू 1 है और बीटा इक्वस टू 1 है, ये तो और भी अच्छा हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ लगाऊँ 1 इंटू 1, अल्फा भी 1 है बीटा भी 1 है, ठीक है। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, और ए क्या हो जाएगा, ए ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपॉन ए बी माइनस सी। भाई यहाँ पे मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन में बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो यहाँ पे जो ये सी है वो सी क्या हो जाएगा, ये पूरी सी की वैल्यू, यहाँ जो ए है वो क्या हो जाएगा पूरा ए, और यहाँ जो बी हो जाएगा वो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो हो जाएगा ना पूरा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, और सी ये हो गया, एक्स का कोफिशिएंट ये बी हो गया और ये ए ही हो ही गया, ठीक है। तो मैंने ये बस सी की ये वैल्यू हो गई एंड अपॉन ए की वैल्यू, तो ये मैंने लिख दिया। और मेरे को ये पहले ही पता चल गया था, मैंने ये पूरा एक्स इक्वस टू 1 पे चेक कर लिया था कि ये यही रूट है, मेरे को ये पता चल गया था। तो ये चीज़ मेरे को मिल गई यहाँ से। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ए बी माइनस ए सी इक्वस टू सी ए माइनस सी बी, कुछ नहीं, मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व किया और मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला 2CA, मैंने बस ये वैल्यूज़ यहाँ ले आई, और ये AB प्लस, अब ये ना खुद अपने हाथों से सॉल्व करना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया ना, इस पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैंने अगर दोनों साइड ABC से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो क्या मिलेगा मुझे 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए अपॉन 2 अपॉन बी, ये चीज़ मिलेगी मुझे। और यही आई एम सॉरी यहाँ पे 2 होता है 2, तो एच पी में जो कंडीशन होती है वो 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी होती है। तो ये वाली तो सिचुएशन मुझे यहाँ पे मिल गई, सेम ही तो है, देख लीजिए। ये रही 2 अपॉन बी, सॉरी 2 अपॉन बी है ना, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स 2 अपॉन बी। तो मतलब ये एच पी में है, ये एच पी की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये इक्वेशन एच पी में है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, ये अपन को एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रिक इक्वेशन में हमेशा ये जो रूट्स होते हैं उनका एडिशन होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए मल्टीप्लाई जब अपन करते हैं। तो मेरे को यहाँ से ना ये पता चला था कि x इक्वस टू अगर मैं 1 रख दूँ ना तो इक्वेशन सेटिस्फाइड करिए, तो मेरे को ये पता चल गया कि x इक्वस टू तो 1 ही है, इसके रूट्स जो हैं वो 1 ही है, इस इक्वेशन के रूट 1 और 1 हो गए, अल्फा भी 1 हो गया, बीटा भी 1 हो गया, ठीक है। और एच ए पी के लिए कंडीशन होती है 2b इक्वस टू ए प्लस सी, जी पी के लिए होती है बी स्क्वायर इक्वस टू ए सी, और एच पी के लिए होती है 2 अपॉन ए इक्वस टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। तो यहाँ पे मैंने देखा अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि वो 1 मेरे को पता चल गया था कि x इक्वस टू तो 1 ही है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रखी, और यहाँ पे c अपॉन ए, सी यहाँ पे c ये था, a यहाँ ये था, तो मैंने इसको वैल्यूज़ को रख दिया और इनको सॉल्व किया, इसको थोड़ा फर्दर मॉडिफाइड किया, इसको सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, इसको फर्दर मॉडिफाइड किया डिवाइड करके, तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो मतलब मेरे को पता चल गया ये एच पी में है। नाउ वी आर ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना, ABC रेंट से पास्चर। पास्चर क्या होता है ना, जो पशुओं को चारा खिलाने की जो जगह है जहाँ बैल वगैरह चरते हैं, है ना। सो ABC रेंट ए पास्चर, A puts 5 auctions for a 4 month, B puts 8 auctions for a 5 month, C puts 10 auction for a 3 month for grazing, मतलब चरने के लिए एक जो पास्चर जगह पे छोड़ा गया, ऑक्शन जो होता है वो बैल होते हैं। If the rent of the pasture is 180, then how much? Okay, fine. So see here what is, मतलब ABC जो होते हैं ना,
ए, बी और सी, 3 लोग हैं। तीनों ने एक रेंट पे लिया, क्या लिया? पास्चर रेंट पे लिया। ए जो है उसने क्या किया, 5 ऑक्शन मतलब 5 बैल 4 मंथ के लिए चढ़ने के लिए उस जगह को यूज़ किया, मतलब एक पास्चर को इतने 5 बैलों ने यूज़ किया 4 मंथ के लिए। बी ने कितना किया, 8 ऑक्शंस को फॉर 5 मंथ्स। और सी ने कितने किए, सी ने 10 ऑक्शंस फॉर 3 मंथ, 10 ऑक्शन फॉर 3 मंथ, है ना। तो रेंट फॉर गेजिंग, इफ द रेंट ऑफ पास्चर, जो रेंट है ये पास्चर का, वो अगर 180 रुपीज़ का है, मतलब 180 रुपीज़ लगते हैं पास्चर को रेंट लेने में, तो हाउ मच मस्ट बी को कितना पे करना चाहिए, बी को कितने रुपए पे करने चाहिए, उसका कितना अमाउंट हुआ। तो क्या हुआ, ए बी सी ने मतलब तीनों ने मिलके ये 180 रुपये में ये चीज़ खरीदी, रेंट पे ली, है ना। और इसने ए ने कितना यूज़ किया, 5 ऑक्शन के लिए यूज़ किया 4 मंथ के लिए, बी ने कितना किया, 4 ऑक्शंस का यूज़ किया 5 मंथ के लिए, और मतलब इसके 10 बैल 3 महीने के लिए उस जगह पे चरे, उस पास्चर जगह पे रेंट पे, ठीक है। सी क्या हुआ, ए ने कितना यूज़ लिया, 5 ऑक्शन, 5 लोग हैं, 5 बैल हैं सॉरी, और वो कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, जितने टाइम के लिए और जितने बैल होंगे। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ए ने 20 यूज़ लिया कुछ, है ना। बी ने कितना यूज़ लिया, बी ने कुछ 40 यूज़ लिया, और सी ने कितना यूज़ लिया, सी ने 30 यूज़ लिया। तो कुछ ऐसा यूज़ लिया, तो ए बी सी का रेशियो जो है वो इतना रहा। ए ने कुछ 20 यूज़ लिया, बी ने 40 और सी ने 30, तो 20, 40 और 30 यूज़ लिया। और ये टोटल कितना हो गया, अगर मैं कहूँ कि 20x यूज़ लिया होगा, ऐसा कुछ रखूँ, मतलब इन्होंने कुछ x पैसे दिए होंगे, इज इक्वल्स टू 180। मतलब 1 रुपए की कितनी वैल्यू है, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ 180 के हिसाब से। मतलब कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि देखो 20 + 40 + 30 इतना यूज़ किया गया है 180 में, और मतलब किसी ने सब ने कुछ कुछ अमाउंट दिया है ना, तो उस अमाउंट को जानने के लिए मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ कि मतलब 1 रुपए में कितना उन्हें कुछ मिलता है। तो ये कितना हुआ, ये 90x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया 2, है ना। x इक्वल्स टू मेरे पास आया 2, मतलब जो 40 बी ने जितना यूज़, बी का निकालना था ना, मुझे बी का निकालना था ना, तो मतलब बी ने कितना यूज़ किया था 40, और उसमें एक्स मतलब पैसे मल्टीप्लाइड कर दो, पैसे कितने हुए 80 रुपीज़, मतलब 1 रुपये में कितना जितना मिल रहा था उस हिसाब से 40 के लिए इसने यूज़ किया, और कितना 2 रुपये तो उसका वो है ही, तो 80 रुपीज़ उसको चाहिएंगे। बेसिकली क्या हुआ, ए ने कितना किया यूज़ किया 20, बी ने इतना किया और सी ने इतना किया, ये मुझे इस डेटा से पता चल गया। और ए बी सी तीनों ने मिलके 180 का यूज़ किया था, तो तीनों ने मिलके कुछ रुपए दिए, है ना, तीनों ने मिलके कुछ रुपए दिए वो जो कि 180 के इक्वल थे। तो 90x इक्वल्स टू 180, x 1 रुपए की जो वैल्यू, मतलब एक x की वैल्यू जो आई वो 2 आई, मतलब जो रुपए दिए गए x जो है वो 2, तो 40 को कितने देने चाहिए, 40 × 2 विच इज़ 80। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओके फाइन, सो 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या है 58 जो है ना, यहाँ पे बेस 8 है, और इसको कहा गया है ऑक्टल से आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में। तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जब भी कुछ ऐसा हो ना, तो ये जो वैल्यू होती है 80
मतलब 8⁻0 एंड 5 जो ये होगी 8⁻1। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 8 मल्टीप्लाइड 8⁻0 प्लस फिर ये कौन सा नंबर है 5 मल्टीप्लाइड 8⁻1। आपको हमेशा ये ऐसे ही कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू डेसिमल। सो ये कितना हुआ 8 मल्टीप्लाइड 8⁻0, a⁻0 हमेशा 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 8⁻1 है तो 8 ही हुआ है ना। ये कितना हुआ 8 प्लस ये 48 आंसर हो गया है। सो इसका आंसर 48 है। आई होप ये ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने की चीज़ है। ऑक्टल ये 8 बेस है इसमें, तो 8⁻0 लिखते हैं जो ये वाली संख्या होती है इसको, मतलब जो इकाई वाली संख्या है। फिर जो मतलब 10th प्लेस है उसको 8⁻1 लिखते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड 8⁻0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 8⁻1। इस तरीके से ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें ये जो 48 है ना, ये बेस 10 वाला है, मतलब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल मीनिंग में ये हुआ, और 48 इसका आंसर आ चुका है। आई होप ये 5th क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके फाइन, तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है द व्हील टर्न्स 240 टाइम्स अराउंड द एक्सेल टू कवर 4.2 किलोमीटर। तो मतलब एक व्हील है, मतलब एक पहिया है जिसने 420 टाइम्स वो चला है और उसने कवर किया 4.2 किलोमीटर। और द डायमीटर ऑफ द व्हील इन मीटर विल बी। तो अपन को इसमें डायमीटर बताना है, डायमीटर ऑफ व्हील, मतलब जो पहिया इतना चला है, इतनी टाइम्स चला है और इसने इतना कवर किया है, उसकी डायमीटर कितनी है, उस व्हील की डायमीटर कितनी है। ओके तो यहाँ पे अपन को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ये, मैं जब एक सर्किल की बात करती हूँ, व्हील कैसा होगा, एक सर्कल का जैसा ही होगा, राइट। इसमें जब ये रेडियस है आर, तो इसकी डायमीटर कितनी होगी, डायमीटर इस पूरे को बोलते हैं, तो डायमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया 2r, राइट। और मैंने ये कहा, अब मेरे को जैसे मान लो ये यहाँ से चलना शुरू हुआ और फिर ये चलता चलता वापस यहीं पे आके पहुँचेगा, तभी तो एक सर्कल होएगा। मतलब एक ये आगे चला, ये फिर ये यहाँ पे ये वाला साइड आया, फिर ये तो यहाँ पे ये पूरा साइड आ जाएगा, मतलब ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब ये पूरा जब एक बार चल लेगा तभी तो एक बार पहिया चला हुआ माना जाएगा, पूरा एक बार घुमा लेगा। तो मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस, मतलब जो इसका पैरामीटर जो होता है, मतलब पूरा ये कितना होगा, ये पूरा गोल गोल ये कितना होगा, ये हमेशा होता है इसका पैरामीटर, सर्कल का पैरामीटर जो होता है वो होता है 2πr। ओके फाइन, तो एक पहिया है जो 2πr चल रहा है और ये 420 टाइम्स चल रहा है, और ये कितना जो ये चला है ये 4.2 किलोमीटर के इक्वल है। अब एक और चीज़, 1 किलोमीटर में होते हैं मेरे पास इतना मीटर, ठीक है। तो मैं इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो डायमीटर ऑफ व्हील बताना है वो मुझे क्वेश्चन में डिमांड की हुई है कि मीटर में बताना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाइड कर देती हूँ 2πr इंटू 420, और इसको मैंने मीटर को कन्वर्ट करूँगी तो मुझे ये मीटर में हो जाएगा। ये आप यूनिटरी मेथड से कर लेना, तो ये मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, बस इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये वाली चीज़ आ जाती है मुझे। तो ये मीटर में आ गया मेरे पास, और ये मतलब इतनी बार 240 टाइम्स जब एक व्हील चलेगा तो इतना कवर कर लेगा। तो ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये जो 2r, मतलब यहाँ पे मैंने ये देखा था ना 2r इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर, तो 2r डायमीटर मल्टीप्लाइड पाई, मतलब मैंने 2r को एक साथ लिख दिया, वो हो गया डायमीटर इंटू पाई इंटू 420 इक्वल्स टू 4200। ओके, और इसको अब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाएगा tan इक्वल्स टू डायमीटर इंटू पाई, राइट। तो डायमीटर मुझे कितना मिल जाएगा 10/पाई, और ये 10/पाई कितना हो जाएगा, tan पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मैंने बस उसको यहाँ पे लिख दिया, 7 को ऊपर ले गई क्योंकि वो 7 ऐसे होएगा तो वो ऊपर चल जाएगा ना। तो ये कुछ आ गया 70/22। 70/22 करूँगी तो मैं कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग
3.18 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 3.18। और ये ऑप्शन में एक ऑप्शन था कि 3.18, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक व्हील है, एक पहिया है जो 420 बार चल रहा है और 4.2 किलोमीटर कवर करता है, और मुझे उसका डायमीटर बताना है मीटर में। तो 420 बार चलता है, एक बार में वो कितना चलेगा, 2 पाई आर। तो एक बार में 2 पाई आर चल रहा है, तो 420 में कितना चलेगा, 420 इंटू 2 पाई आर। और कितना चल रहा है, वो कितना इक्वल है, जो ये चल रहा है 420 बार टन ले रहा है, वो इसके इक्वल है 4.2 किलोमीटर के। और ये किलोमीटर से मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया, तो 2 पाई आर इंटू 420 इक्वस टू ये। और यहाँ से ये 2 आर जो होता है वो डायमीटर होता है, तो मैंने 2 आर को डायमीटर लिख के अब मैंने डायमीटर की वैल्यू निकाल ली, 2 आर की वैल्यू निकाल ली। सिंपली बात कहूँ तो 2 आर की वैल्यू निकाल ली, 2 आर जो है डायमीटर की वैल्यू निकाल ली, और जो डायमीटर की वैल्यू आई वो मेरी आई 3.18। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7th क्वेश्चन नंबर अपन को कह रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो 7th क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है। 7th क्वेश्चन नंबर अपन को कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बाइक टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड 3 बाइक्स आर 3 रेशियो 5 रेशियो और 7 रेशियो। तो क्या है मुझसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बाइक टाइम टेकन, जो बाइक है, मतलब कुछ बाइक चल रही हैं, मान लो ABC बाइक चल रही है, मतलब 3 बाइक चल रही हैं, उनका मुझे टाइम का वो बताना है, रेशियो, कि एक बाइक कितना टाइम ले रही है, दूसरा बाइक कितना टाइम ले रही है, और तीसरी बाइक कितना टाइम ले रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बाइक टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस है ना, जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो सेम है, सबकी एक ही डिस्टेंस है। इफ द स्पीड ऑफ द बाइक, और जो स्पीड ऑफ 3 बाइक्स, इन तीनों बाइक्स की जो स्पीड है उसका रेशियो मुझे दिया हुआ है, उसका रेशियो ये है 3:5:7। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा है टाइम का रेशियो क्या होगा जब डिस्टेंस सेम है और मुझे ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। वेरी सिंपल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर ये अपन को पता हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके फाइन, यहाँ पे मुझे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये मेरे को स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो मतलब 3, 5 और 7 है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये स्पीड ऑफ 1 है, ये स्पीड ऑफ 2 है, और ये स्पीड ऑफ 3 है। और स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस तो सबकी सेम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, ये टाइम T3 है फॉर इसके लिए। तो मुझे इसका रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो जो है वो 3/5 के इक्वल है। तो मतलब मैंने क्या कहा, मान लो ये स्पीड है ना, स्पीड 3 इक्वल्स टू डिस्टेंस सबकी सेम है और टाइम T1 ऐसा है। मैं टाइम T1 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, T1 इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 3। इसी तरीके से T2 के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन 5, और T3 के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन 7। नहीं, तो मेरे पास टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, T1, T2 और T3 के लिए मेरे पास रेशियो आ जाएगा D/3, D/5 और D/7, और ये D हटा दूँ तो 1/3 रेशियो आ जाएगा, 1/5 रेशियो आ जाएगा, 1/7 रेशियो आ जाएगा टाइम T1, T2, T3 के लिए। अब इसका अपन कुछ, मैं तो ऐसे सॉल्व करती हूँ, एलसीएम सा ले लेती हूँ इसका, 7, 5 और 3। तो ये 5 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो में अपना आ जाएगा 3 इंटू 7, और यहाँ पे रेशियो में आ जाएगा 3 इंटू 5, और ये वाला नीचे का मैं हटा देती हूँ। और 35 रेशियो, 21 रेशियो 15, और ये कुछ आ जाएगा अपना, बताइए क्या आएगा, ये रेशियो इतना ही आएगा। तो ये ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 35 रेशियो, 21 रेशियो और 15, तो ये वाला आंसर हो गया, ये अपना रेशियो आ गया। कुछ नहीं किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसको लगा दिया, डिस्टेंस सबकी सेम थी,
तो डिस्टेंस हटा दिया और टाइम, इसका रेशियो आपको निकालना आता होगा। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, इन तीनों का रेशियो ले लीजिए, फिर ये इसके ऊपर आ जाता है, ये इसके ऊपर आ जाता है, ये इसके ऊपर आ जाता है रेशियो में। ऐसा मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, आपको हो सकता है आप कोई अलग मेथड सॉल्व करते हैं। ओके फाइन, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ वी हैव टू बी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन नंबर अपन को कुछ कह रहा है कि मुझे रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर मतलब जो शेषफल होता है, हिंदी में उसे शेषफल बोलते हैं। तो मुझे रिमाइंडर बताना है एफ एक्स, कुछ मेरे पास है एफ एक्स, मतलब मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रिक ही है क्या, क्यूबिक है ये, सॉरी, ये मतलब एक इक्वेशन है, क्यूबिक है, जो कि इसको मैंने जब डिवाइड किया जी एक्स से, 2x माइनस 1, बेसिकली क्या किया है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स किया गया है क्वेश्चन में। एफ एक्स ये है ना, और जी एक्स मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जी एक्स, तो जब भी अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो जी एक्स जो है ना, उसकी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। जी एक्स इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 1। तो अगर मैं 2x माइनस 1 को 0, इस तरीके से आप इसका प्रोसीजर फॉलो कीजिए हमेशा, तो x क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, 1 यहाँ आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1/2, मतलब इसको 0 से इक्वेट करके जो भी जी एक्स है जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये रख दीजिए, और x की वैल्यू निकाल लीजिए 1/2। और जिसमें ये, इसमें मतलब डिवाइड इसको करना है ना, जी एक्स की वैल्यू इससे एक्स की वैल्यू निकाल ली अपन ने, और इस वाली में पुट कर दीजिए 3 इंटू, अभी एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली थी 1/2, 3, तो 3 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 5 1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 8, और ये अपना आंसर आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर अपना बचना है। तो मैं ये कह दूँ, ये 1/8 हो गया, 3/8, मैं इसको सॉल्व कर दूँ, जस्ट कुछ भी नहीं कर रही हूँ। 5/4, 1 प्लस 8, ये कुछ 9 हो गया, प्लस 3/8 माइनस 5/4, सॉरी यहाँ तो 3 ही आ जाएगा ना, हाँ मैं ये सही कर रही हूँ, और फिर ये हो जाएगा 75 माइनस 10/8, राइट, और ये मेरा 65/8 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी, आई एम सॉरी, 65/8 आ जाएगा इसका आंसर। तो कुछ नहीं, मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मेरा 65/8 इसका आंसर आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था, जब मैंने एफ एक्स को डिवाइड कर दिया जी एक्स से, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मेरा शेषफल क्या होगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, जब भी जी एक्स की वैल्यू, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो आप क्या कीजिए, जो जी एक्स है अपना, उसको इक्वेट कीजिए 0 से, और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए एक्स की, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/2, एंड इसे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इसकी मैंने पुट कर दिया, और जो भी इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा, वो 65/8 मेरा आंसर आया, वही इसका रिमाइंडर होगा, वही इसका रिमाइंडर होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं किया, जो भी जी एक्स है उसको इक्वेट किया 0 से, एक्स की वैल्यू निकाली, और एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया जिस, है ना, जिसमें जिसको डिवाइड करना था, जिस मतलब इससे डिवाइड करना था ना इसको, इसमें पुट कर दिया इस क्यूबिक इक्वेशन में, और मेरे पास आंसर आ गया ये। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब अपन क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन अभी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग 10% ऑन क्लोथ्स, 2% ऑन बुक्स, 5% ऑन परचेजिंग गिफ्ट फॉर द हस्बैंड, 4% ऑन द अदर, रानी हैज बैलेंस 500 135। ओके, तो रानी है ना, रानी एक नाम की एक लड़की है, उसने 10% क्लोथ्स पे खर्च किया, फिर 2% उसने बुक्स पे खर्च किया, प्लस 5% उसने गिफ्ट्स पे खर्च किया, और 4% उसने अदर चीज़ों पे खर्च किया। तो उसने इतना सारा खर्चा किया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बचे 5135 रुपीज़। जब इसने इतना सारा खर्चा कर दिया ना, तब उसके पास बचे 5135, और हाउ मच मनी शी हैव इनिशियली, तो इनिशियली उसके पास कितने रुपए थे,
इनिशियली उसके पास, मतलब जब उसने ये खर्चा नहीं किया था तो उससे पहले कितने रुपए थे, खर्चा करने के बाद तो उसके पास इतने रुपए हैं, इनिशियली उससे पहले पूछा गया है कि कितने खर्च। तो देखो उसने टोटल कितना खर्चा किया, 9, तो इसने 21% खर्चा कर दिया, है ना, और फिर उसके पास इतना बचा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मान लो रानी के पास इनिशियली एक्स रुपीज़ थे, उसने खर्चा किया एक्स का 21% खर्च कर दिया, और उसके पास कितने बचे, 5135। ठीक है, उसके पास इनिशियली एक्स रुपीज़ थे, फिर उसने क्या किया 21% खर्च कर दिया, तब उसके पास बचे इतने रुपए। तो बेसिकली इक्वेशन ही बन गई, और मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। एक्स इनिशियली एक्स ही तो रुपीज़ मैंने माने हैं, और एक्स की वैल्यू ही मुझे निकालनी है, तो 1 माइनस 21% दैट इक्वल्स टू 5135, राइट। और 100 माइनस 21 कितना होगा, x इक्वल्स टू 5135, x इक्वल्स टू जाएगा 5135 इंटू 100, और ये कितना हुआ, 79 ही हो जाएगा, राइट। और मैंने क्या कहा, अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 79 5135 से, तो 79 इंटू 6, 474, 9, और यहाँ हो जाएगा कुछ 10, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5, राइट। मैं गलत नहीं हूँ तो सही है ये, और इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो शायद ये सही हो जाएगा। हाँ, वाओ, तो 5 से किया 395 क्रॉस, तो मतलब मेरे पास आ गया 65 इंटू 100, और ये 6500 आंसर आ गया इसका। तो बेसिकली कुछ नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा था कि उसने 10% क्लोथ पे खर्च कर दिए, 2% बुक पे, 5% गिफ्ट पे, और कुछ अदर चीज़ों पे खर्च कर दिए, तो उसका टोटल इतना खर्चा हो गया, मैंने ये कहा। और उसके पास इन्हीं, मतलब जब ये खर्चा कर चुकी थी ना, एंड रानी हैज़ बैलेंस, मतलब ये खर्चा जब कर चुकी थी तब उसके पास ये वाला बैलेंस बचा। और तो उससे पूछा गया इनिशियली उसके पास कितना था, तो मैंने कहा इनिशियली उसके पास एक्स था, उसने एक्स का 21% खर्चा कर दिया, तो उसके पास इतना पैसा बचा, और फिर मैंने एक्स की इनिशियल वैल्यू निकाल ली, वो आई 6500। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, which is basically two different mutual fund companies declare fixed amount of the interest amount is invested, the rate of the interest variation xy। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे एक टेबल दी हुई है जिसमें कहा गया है, ईयर्स लिखे हुए हैं, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, और 2013 लिखा हुआ है, 2014, 2015, 16, 2017 और 2018 और 2019 तक का डेटा दिया हुआ है। और इसमें मेरे को कुछ कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जस्ट लाइक 6.5, 7.2, 7.4, 6.9, इसमें लिखा हुआ है 7.2, 7.3, और इस ऐसे ही आगे की साइड भी लिखा हुआ है ना, मतलब ये टेबल पूरी बनी हुई है। An investor invested the sum of 10 lakh in the company X at 2014 में। तो ये मेरे को बेसिकली क्या कह रहा है कि एक इन्वेस्टर है कोई, है ना, दूर का, है ना, उसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 2014 में इन्वेस्ट किया, और एक एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया, मतलब इस एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किया, 2014 में इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपीज़ किए एक इन्वेस्टर ने। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर
इज इन्वेस्टेड इन द सेम कंपनी फॉर 1 more year। अब क्या हुआ ना, जब उसने 10 लाख इस एक्स कंपनी में इन्वेस्ट किए ना, और यहाँ से जो भी पैसा आया है ना, यहाँ से इन्वेस्ट किए ना, तो उस पर भी कुछ पैसा आया होगा, इन्वेस्टमेंट का भी जो शेयर होते हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे अपन कहीं देते भी हैं तो ब्याज जो मिलता है, तो उसको जो भी अमाउंट मिला, पहले उसको मूल तो मिला ही होगा 10, और फिर कुछ उसको ब्याज भी मिला होगा, तो जो भी अमाउंट आया ना, उस अमाउंट को उसने वापस इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए, और इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, सेम कंपनी में, एक्सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया अगले साल, मतलब 2015 में अगेन इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए। द टोटल अप्रिसिएशन रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर वन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट वाज, तो उसके पास टोटल रुपीस कितने हैं वो ये पूछा गया है, कि मतलब जो उसको वापस मिले ना 2015 में भी इन्वेस्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट उसको मिला वो कितना है। तो बेसिकली क्या है कि एक इन्वेस्टर है जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2014 में और एक्स कंपनीज में। ये इंटरेस्ट की रेट दी हुई है ना, इंटरेस्ट की रेट दी हुई है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट की मतलब ब्याज का कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, या फिर कितना परसेंट ब्याज कंपनीज दे रही है। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे, यहाँ से ऐसे देखना शुरू कीजिए कि एक इन्वेस्टर है, उसने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए 2014 में। 2014 में जब इन्वेस्टमेंट रेट थी एक्स कंपनी, एक्स की हो रही है, वाई की तो बात ही नहीं हो रही, एक्स में इन्वेस्ट किया ना उसने, और 2014 में किया, तो मतलब 7.4, तो उसने 7.4 ब्याज की दर से 10 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया। यहाँ पे ये मैं परसेंट का साइन लगा देती हूँ, तो ये कुछ प्लस हो गया, मतलब एक तो 10 लाख तो रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए ही, और 10 लाख का जो 7.4 है परसेंट है, वो भी उसने, मतलब वो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में मिला होगा। 10 लाख का 7.4, ये जो 7.4% ऑफ 10 है, ये बेसिकली वो चीज़ है जो उसको ब्याज में मिला। 10 लाख तो उसके पहले थे ही, और ब्याज का उसको मिल गया 7.4% ऑफ 10 लाख का। तो मतलब 2014 में उसको कितना मिल गया, 10 लाख प्लस 7.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 0.74, जो कि हो गया 10.74, मतलब उसको 10.74 लाख रुपीज़ मिल गए हैं 2014 में। और इसने क्या कहा था, जो उसने 2014 में जो उसको रुपए मिले उसको वापस 2015 में इन्वेस्ट कर दिया। अब 2015 में इन्वेस्ट कर दिया और सेम कंपनी में किया है, वाई में नहीं किया है, एक्स में ही किया है, तो अगर 2014 में उसने पहले इन्वेस्ट किया था, अब 2015 में करेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए करेगा ना। 2014 में तो उसको एक अमाउंट मिल गया 10.74, अब 2015 में कितनी रेट है 7.2, तो देखो इसने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, इस अमाउंट का उस टाइम की ब्याज दर कितनी है 7.2, एक्स के लिए 2015 में 7.2 है, तो 7.2% से, तो मैंने यहाँ पे परसेंट को 100 में डिवाइड कर दिया, तो उसको इतना अमाउंट मिला है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा टास्क है, बट इसका आंसर जो आएगा मैं वो बता देती हूँ, वो आएगा 11.51328। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, मुझे 2014, 2015, 2016 इन सब की ब्याज दर दे रखी है, कितनी है 2013 की भी दे रखी है, और कहा गया है एक इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपीज़ किए हैं 2014 में, और वो भी एक्स कंपनी में। तो एक्स कंपनी में मतलब उसने 7.4 की ब्याज दर से उसने इन्वेस्ट किया, पहला इन्वेस्टमेंट उसने ये किया, और इसी अमाउंट को उसने अगले साल के लिए मतलब 2015 में इन्वेस्ट कर दिया 7.2 से, तो 7.2 की ब्याज दर से निकाला, तो ये अमाउंट उसको ब्याज में मिला होगा, ये अमाउंट तो उसका मूलधन हो गया था 2014 के बाद, तो ये टोटल अमाउंट उसको मिल गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे एक व्हाट क्वेश्चन मार्क ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। प्लस तो इसमें सिंपल ही पूछा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क पूछ लिया ना उसने कि क्या वैल्यू आएगी उधर, तो ये व्हाट क्वेश्चन मार्क यही पूछा हुआ है, तो मैं इसको एक्स लिख देती हूँ। परसेंट है तो 100,
इंटू 145 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125, 4 इंटू 22। तो मतलब जो ऑफ में होता है वो इसको मल्टीप्लाइड एंड परसेंट का 100, बस कुछ नहीं, एक्स को सॉल्व करना है। तो इसको 40 कर देती हूँ। x इंटू 29/20 प्लस 125 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 88। x इक्वल्स टू आएगा 88 माइनस 125/8, 20/29। ये कुछ आ जाएगा मेरा 704 माइनस 125/8 और इंटू 20/29। ये कुछ आ जाएगा मेरा, देखा जाए तो 579 आ जाएगा बाय 8, 20/29। और ये 5 से मल्टीप्लाइड करूँगी तो कितना आएगा इसमें, 5 से तो ये कुछ मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो मेरे पास आ जाएगी 49.91। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। एक्स परसेंटेज ऑफ दिस, एक्स बाय 100 इंटू 145 तो इसके 12.5/100 इंटू 125 इक्वल्स टू दिस। तो कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। ओके, तो 12 क्वेश्चन अपन को कह रहा है 6 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। जो 6 मैन हैं वो 10 days में अपना काम कंप्लीट करते हैं। दे स्टार्ट द वर्क, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद 2 days 2 men लीव्स। तो 2 मैन ने छोड़ दिया, 2 दिन के बाद 2 मैन ने छोड़ दिया। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन। तो कितने दिनों में जो ये अब ये जो 4 लोग बच गए हैं ना, 2 छोड़ दिया तो मतलब 6 थे और 2 गए, 4 लोग जो बच गए, कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करके देंगे, मतलब अब ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। बात ये है, देखो क्या हुआ, 6 मैन है, 6 लोग हैं, है ना। तो 6 लोगों ने 10 दिन में काम कंप्लीट किया। तो 6 लोगों ने 10 दिन में काम कर, तो मतलब 6 मैन्स ने 10 दिन में काम कंप्लीट किया। तो मतलब होल काम 60 जो है ना पूरा वर्क है, मतलब ये मैन है, 6 लोगों ने 10 दिन काम किया तो 60 काम हुआ, तो ये 6 पूरा काम हो गया, मतलब 60 ऐसा है जो पूरा काम है। 6 लोग हैं जिन्होंने 10 दिन में काम किया, मतलब 60 एक अमाउंट है वर्क का, जो पूरा 60 अमाउंट अपन को वर्क कंप्लीट करना है। बात ये है। अब क्या हुआ ना, तो मैन लोगों ने काम स्टार्ट किया, इन 6 ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, 6 ने काम स्टार्ट किया, लेकिन सिर्फ 2 दिन तक किया, 2 दिन तक। तो ये 12 काम तो इन्होंने कर दिया, है ना। 6 इंटू 2 12 काम हो जाएगा। 6 मैन्स ने 2 दिन तक काम किया तो 12 यूनिट काम कर दिया उन्होंने। अब क्या बात हुई कि 2 मैन लीव कर गए, मतलब ये 2 दिन उन्होंने काम किया तो 4 मैन बचे, मतलब 2 मैन लीव कर गए, 2 दिन के बाद 4 लोग ही बचे। और कितना अमाउंट, कितने डेज लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में, है ना, कितना डेज लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। तो पहले ये देखो, 60 माइनस 12, 60 पूरा काम था, 12 तो भाई 6 लोगों ने ही कर दिया, तो 12 इसमें से हटाएंगे तो कितना होगा, 48। अब 48 अमाउंट वर्क बचा है, एक्स मतलब कितने दिनों में 4 लोग, क्योंकि 2 लोग तो छोड़ के चले गए ना,
6 दिन तक तो 2 लोगों ने पूरा काम किया, तो 12। अब भाई मतलब 12 जब 60 काम पूरा करना था और 12 हटा दिए गए तो 48 काम बच गया। अब 48 काम इन 4 लोगों को करना है क्योंकि 2 लोग छोड़ के चले गए हैं। तो 48 अब ये कितने दिनों में करेंगे, ये एक्स डेज हैं, कितने दिनों में करेंगे 12। तो बाकी का काम 12 डेज में होगा। इस क्वेश्चन में आंसर का थोड़ा इशू आ रहा है, वो आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3, बट जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये 12 भी आना चाहिए। क्या है, 6 मैन से 10 डेज में वर्क करते हैं, तो 60 वर्क उन्होंने पूरा किया। तो 2 दिन तक उन्होंने पूरे सब 6 ने काम किया है, लेकिन 2 दिन बाद 4 लोग ही बचे क्योंकि 2 लोग छोड़ के चले गए। और ये कितने डेज में एक पूरा काम होएगा। तो जो ये काम बचा, मतलब ये 12 तो कर गए, तो 48 काम बचा। 48 काम 4 लोग कितने दिन में करेंगे, वो 12 दिन में करेंगे, कुछ ऐसा कहा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 अपन सॉल्व करते हैं। 22,400 amount to 24,250 in 6 years. The rate of the simple interest. What is the rate of the simple interest? Okay, देखो, a sum of this amount, मतलब एक अमाउंट है जिसको 6 महीने तक ब्याज पे रखा गया और वो अमाउंट ये बन गया। सिंपल इंटरेस्ट है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो बात क्या है ना, एक मिनट, ये ब्लर बहुत आ रहा है। ओके, तो अपना ये अमाउंट है, द सम ऑफ द मनी 22,400 अमाउंट, जो बीकम ये बन गई, जो 24,250 अमाउंट बन गई इन 6 ईयर्स, 6 ईयर में ये बन गई। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट? अपन को रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बतानी है, आर बताना है। तो बेसिकली क्या होता है, ये अमाउंट है, ये मूलधन है, और फिर ये बाद में ये बन गया, प्लस कुछ ब्याज जुड़ा और ये बन गया 6 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट का काम हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे काम हो रहा है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो पहले अमाउंट था वो था 22,400। रेट अपन से पूछी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम कितना रहा, 6 ईयर्स में रहा 100। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला। देखिए, उसके पास पहले अमाउंट था 22,400, उसका अमाउंट कितना बन गया 24,250, मतलब 2450 उसको लास्ट में मिला, जिसमें अपना सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी काउंट है और इंटरेस्ट अपन को निकालना है। तो देखिए, जो अगर मैं इसमें से जो मेरा पहले वाला बात ये मेरा मूलधन है, और ये ब्याज और मूलधन दोनों है। बात क्या है, मैं एक बार वापस ट्राई करती हूँ। ये जो अमाउंट है ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये जो मुझे ब्याज जुड़ने के बाद मिला है वो अमाउंट है। तो मतलब कुल मिला के मुझे टोटल अमाउंट इतना मिला है 6 साल के बाद, और जो कि मेरा ब्याज था वो 22,400 था। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट मेरा पहले वाला माइनस कर दूं तो मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला है 5, ये हो जाएगा 8, मतलब 1850 मुझे ब्याज मिला है इस पे। हाँ, मतलब इतना ब्याज मुझे मिला है इस अमाउंट पे। तो मेरे को जो लास्ट में मिला था वो ये था, तो मैंने इसमें क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दिया ताकि मुझे वो मिल जाए जो मेरा इंटरेस्ट है। मेरे को जो इंटरेस्ट मिला है वो 1850 का मिला है। मूलधन तो मेरा इतना ही था, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, जो मुझे पूरा अमाउंट मिला, तो मूलधन माइनस हो गया, तो मेरे को ये वाला जो ब्याज है वो मिल गया 1850। तो मेरे को कुल मिला के कितना मिला 1850 लास्ट में मिला। अब मैं इस इक्वेशन से आसानी से रेट निकाल सकती हूँ, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे को कुछ मिलेगा 1850 डिवाइडेड बाई 224/6 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कितना आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.38% आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है
तो आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 किया। इसमें क्या था, सिंपल कुछ नहीं था, ये अमाउंट मेरा पहले था, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था, फिर मुझे बाद में इतना मिला 6 साल के बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बाय 100। टाइम 6 है, प्रिंसिपल अमाउंट ये था, आर मुझे निकालना ही था 100। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो मेरा ये प्रिंसिपल अमाउंट था और ये जो मुझे टोटल अमाउंट मिला है, तो प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरे को ये जो प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से मैंने माइनस कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट, तो मुझे 1850 अमाउंट मिल गया। 1850 अमाउंट मिल गया, तो मुझे रेट, अब मेरे पास ये इक्वेशन मिल गई, एक ही तो वेरिएबल है, रेट निकालूंगी तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.38 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 क्वेश्चन में सॉल्व करने की बात करते हैं। A manufacturer offer a 12% of the rebate of mark price of a product। तो एक मैन्युफैक्चरर 12% का मतलब एक तरीके से रिबेट, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है मार्क प्राइस पे। ये डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे, है ना। और द रिटेलर ऑफर 15% रिबेट ऑफ द रिड्यूस प्राइस। तो इस अमाउंट के ऊपर जो इसके बाद मतलब ये अमाउंट, कुछ अमाउंट था उस पर 12% डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद उसने एक और डिस्काउंट किया, जो अमाउंट आया उस पर उसने फिर 15% का डिस्काउंट कर दिया। द टोटल रिडक्शन इक्विवेलेंट टू द सिंगल रिडक्शन ऑफ, ओके फाइन। तो देखिए क्या हुआ, पहले उसने 12% का डिस्काउंट दिया, फिर जो अमाउंट आया उस पर 15% का डिस्काउंट एक और दे दिया। तो इस तरह के अमाउंट को अपन कहते हैं, इस तरह के डिस्काउंट्स को अपन कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं जिसमें मतलब पहले एक बार डिस्काउंट दिया, फिर उसी के ऊपर 15% का और डिस्काउंट दे दिया। तो इसका हमेशा फॉर्मूला होता है, एक आप ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ये ए जो पहले वाला डिस्काउंट है वो हो गया, बी जो है 15% डिस्काउंट हो गया। तो ए जो होगा 12% डिस्काउंट प्लस 15%, 12 इंटू 15 बाय 100। तो ये मेरे को टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा कि बेसिकली मुझे टोटल कितना डिस्काउंट मिला है। तो इसने मुझसे यही पूछा था टोटल डिस्काउंट उसे कितना मिला है, पहले उसको 12% का मिला, जितना भी उस पर अमाउंट आया उस पर 15% का मिल गया, तो सक्सेसिव टाइप का डिस्काउंट हो गया। और सक्सेसिव टाइप का डिस्काउंट में ये फॉर्मूला होता है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कुछ मुझे ये मिलेगा 15 और 10 बाय 10, है ना। तो ये मेरे को कुछ अमाउंट मिल जाएगा 25.2% का, 25.2% डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे। तो अब ये सॉल्व कर लीजिएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट यही होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। तो इससे मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल जाएगा, पहले ये डिस्काउंट किया उसने, फिर ये कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं, इसमें क्या हुआ, 12% डिस्काउंट था, फिर 15%, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यूज पुट की एंड आंसर आ गया। दैट्स इट। नाउ अपन क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जनरल एप्टीट्यूड का। 15 नंबर के क्वेश्चन में है, द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय रवि इन द फर्स्ट मंथ इज 10% लेस देन द सोल्ड इन द फोर्थ मंथ। तो ये ऐसे कह रहा है कि जो फर्स्ट मंथ की बुक्स थी ना, रवि ने कुछ बुक्स बेची, द नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय रवि, है ना, इन द फर्स्ट मंथ 10%, जो पहला मंथ था ना, फर्स्ट मंथ, उसमें 10% लेस बुक्स बिकी फोर्थ मंथ से। ये बेसिकली ये कह रहा है जितनी फोर्थ मंथ में बुक्स बिकी ना, उसकी 10% लेस बुक्स बिकी फर्स्ट मंथ में। द एवरेज नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय हिम इन द फर्स्ट 3 मंथ्स इज 730। जो एवरेज बुक्स सोल्ड की गई फर्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब एक x1 मंथ हो गया, x2 मंथ हो गया, x3 मंथ हो गया, मतलब फर्स्ट 2-3 मंथ्स में जितनी बुक्स सोल्ड की गई उसका एवरेज जो है वो ये है 730। इसी तरीके से फर्स्ट 4 मंथ का एवरेज है 850, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो है डिवाइडेड बाय 4, ये है 850। तो बेसिकली क्या हुआ,
फिर एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. 850 हो गया. देन द फाइंड द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड बाय हिम इन द फर्स्ट मंथ. तो फर्स्ट मंथ की बुक बतानी है कि फर्स्ट मंथ कितनी बुक्स सोल्ड हुई, कितनी बुक मतलब बेची गई. तो देखिए फर्स्ट मंथ में जो बुक बिकी ना वो थोड़ी 10% कम थी फोर्थ मंथ से. फिर कहा गया जो फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है और थर्ड मंथ है उनका जो एवरेज है वो इतना है, इतनी बुक सोल्ड हुई फर्स्ट 3 मंथ्स में एवरेज जो है. तो मतलब ये फर्स्ट मंथ की बुक्स हो गई, ये सेकंड मंथ की बुक हो गई, थर्ड मंथ की बुक हो गई. एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जो 3 हो गई और ये एवरेज वैल्यू हो गई. इसी तरीके से फर्स्ट 4 मंथ एक्स मतलब ये फर्स्ट मंथ की बुक्स जितनी सोल्ड हुई वो हो गई 2 की, 3 की, 4 की और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एवरेज इसी तरीके से निकाला जाता है, डिवाइडेड बाय मतलब जो इसकी एवरेज हो गई वही हो गई. और मुझे अब फर्स्ट मंथ की बुक निकालनी है. आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. अब बात करते हैं. अब देखिए ना मैं यहाँ से आसानी से x4 निकाल सकती हूँ. ये 2 इक्वेशन है, 1 इक्वेशन हो गई, एक तरीके से 2 इक्वेशन हो गई. इसमें मैं आसानी से x4 निकाल सकती हूँ. कैसे? x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या ये नहीं हो जाएगा 730 इंटू 3, यही हो जाएगा ना. और मैं अगर इसमें ये डाल दूँ 730 इंटू 3 प्लस x4, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू तो मेरे को मिल गई ना, ये तीनों की वैल्यू डाल दी मैंने, और प्लस x4 बाय 4 इक्वल्स टू 850. x4 कितना आ जाएगा 850 इंटू 4 माइनस 730 इंटू 3, मेरे पास x4 आ जाएगा 0, ये हो गया -0, ये हो गया, ये कितना आया ये मेरे पास कुछ इतना आएगा, राइट. तो मेरे पास x4 की वैल्यू आ गई है ना. और शायद मैं गलत नहीं किया है, ये 10 1 एंड देयर इज 3 2 एंड 1. ओके फाइन. तो मेरे पास इतनी बुक्स आ गई. और इसमें क्या लिखा हुआ था, देन हाँ, और जो फर्स्ट मंथ की बुक है ना वो 10% लेस है 4 मंथ से. ठीक है, जो फर्स्ट मंथ की बुक है ना वो 10% लेस है 4 मंथ से. फर्स्ट मंथ की बुक कितनी है, ये 4 मंथ की बुक आई मेरे पास, तो इसमें लेस कर दो 1210, इसमें लेस कर दो. इसका जब 10% लेस हो जाएगा ना, इसका 10% जब लेस हो जाएगा तो मेरे को x1 की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे? फर्स्ट मंथ की जो बुक्स हैं वो 10% लेस है फोर्थ मंथ से. तो जो ये बुक आई है मेरी फोर्थ मंथ की, ये 10% लेस है फर्स्ट मंथ से. तो फर्स्ट मंथ की बुक आ जाएंगी, मतलब फोर्थ मंथ में जितनी भी बुक बिकी है उनकी 10% लेस बुक है x1 में, मतलब फर्स्ट मंथ में. तो ये मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट मंथ की बुक आ जाएगी. आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हुआ होगा आपको. ये 0, इसमें 120 में 1 माइनस कर देंगे तो कुछ आ जाएगा 9, यहाँ पे कुछ आ जाएगा 9, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा. 10 8 1, और ये 0 और ये 1, हाँ ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. कुल मिला के पहले आप इसका अप्रोच देखो क्या है क्वेश्चन और किस तरीके से हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन आराम से हो जाती है लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. फर्स्ट मंथ में जितनी बुक्स बिकी हैं वो 10% कम है फोर्थ मंथ से. पहली चीज़ ये दी गई है. जो फर्स्ट 3 मंथ्स है ना उसमें इतनी उसका एवरेज बुक्स इतनी है, फर्स्ट 4 मंथ्स की एवरेज बुक इतनी है. अब मैंने क्या कहा ना, ये 2 इक्वेशन बन गई, इससे मैं x4 आसानी से निकाल सकती हूँ क्योंकि x3 की वैल्यू ये हो जाएगी और x3 की वैल्यू ये हो गई और x4 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी. तो x4 की वैल्यू मुझे ये मिल गई. अब ये जो x4 है मतलब 4 मंथ में जितनी बुक्स बिकी, अब फोर्थ मंथ में इतनी बुक्स बिकी. और इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या किया जाता, जितनी भी फोर्थ मंथ में बुक बिकी है उसकी 10% कम फर्स्ट मंथ में बिकी है.
तो कुल मिला के 10% कम कर दिया मैंने, जो 4th मंथ में बुक बिकी उसमें 10% इसकी 10% कम किया, तो मुझे ये आंसर मिल गया। मतलब मुझे X%, मतलब मुझे फर्स्ट मंथ की बुक्स मिल गई है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अपन ने 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, जनरल एप्टीट्यूड का। इसी तरीके से अब शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का। ओके फाइन, थैंक यू।